हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो उत्तराखंड एग्जाम के लिए रहेंगे, यानी कि यू टेट एग्जाम के लिए रहेंगे। पेपर 2 रहेगा, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। 15 क्वेश्चन रहेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ये सीरीज़ है क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। जो लोग भी फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे हैं उत्तराखंड टेट के लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, तो वीडियो को मिस मत करना, लास्ट तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि भाई इसी तरीके की वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगी यू टेट प्रिपरेशन के लिए। जल्दी से हम मैराथन सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, कल आपको मैराथन वीडियो मिल जाएगी देखने के लिए, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो पेपर 2 का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। जो यू टेट का पेपर हुआ था आपका 2022 का, उसको आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि भाई किस लेवल पर क्वेश्चन आए थे और इनको समझेंगे भी, साथ साथ में समझने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि भाई ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, इसी तरीके के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं पेपर 2 में। तो पेपर 2 में स्कोर करना बहुत ज़्यादा थोड़ा टफ हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि वो कई बार क्या करते हैं कि भाई पेपर 1 के लिए प्रिपरेशन करते हैं, पेपर 2 को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन पेपर 2 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका पेपर 1 है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। तो देखो, सीडीपी का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। द साइलेंट फीचर ऑफ द स्कूल बेस्ड असेसमेंट आर। ऑप्शंस देख लेते हैं भाई। जो असेसमेंट होता है, स्कूल बेस्ड जो असेसमेंट होता है, उसके मेन फीचर्स क्या होते हैं। साइलेंट फीचर क्या है, शिक्षक केंद्रित या व्याख्यान आधारित होता है, बाल केंद्रित और व्याख्यान आधारित होता है, बाल केंद्रित या फिर गतिविधि आधारित होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है। किस तरीके से आप ऑप्शन सी को पिक करेंगे। यहाँ असेसमेंट की बात हो रही है। असेसमेंट किसके लिए होता है मुख्यतः, भाई जो हमारा विद्यार्थी होता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर्ड असेसमेंट किसमें निहित है भाई, ये CCE में, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। और अगर मैं बात करूं NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, भी हमारी क्या बोलती है कि भाई 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए, यानी कि 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का होना चाहिए। तो बच्चे के ऊपर बात की जा रही है, मुख्यतः किस पर फोकस किया जा रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा पर फोकस किया जा रहा है। और उस बाल केंद्रित में भी आप बच्चे को रटाएंगे नहीं, गतिविधि पर आधारित या प्ले वे मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि जो आपकी स्टडी है वो इंटरेस्टिंग बने, जो आपका टीचिंग स्टाइल है वो इंटरेस्टिंग बने। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हमने यहाँ पर चूज किया है। सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बोलता है, मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की जा रही है। देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट से आपका क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, दो क्वेश्चन इस तरीके के हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी में बाल विकास से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। पियाजे वाले जो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है पियाजे की, उसको मिस मत करना बिल्कुल। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही रिपीटेड क्वेश्चन आता है। इंक्लूसिव एजुकेशन मिस मत करना, प्रीवियस वीडियो में बताया था, नहीं देखी तो जाकर देख लेना, लिंक ऊपर आई सेक्शन में लगा दूंगा। क्वेश्चन 2 बोलता है, मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये आपको बताना जो ट्रू नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पर सही। मानव विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। ये कह रहे हैं भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। तो भाई, डेवलपमेंट की जब आप थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ेंगे तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दो टर्म्स दी गई हैं। पहली क्या है, विकास और वृद्धि, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट। इसमें डिफरेंस जरूर देख लेना कि क्या क्या डिफरेंस होता है। काफी बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होता है और कंपलसरी आपका देखने के लिए मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, मानव विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो कथन सही नहीं है वो बताना था। क्या सही नहीं है, मानव विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। ये कह रहे हैं कि भाई, मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है विकास। ठीक है, या ह्यूमन ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में। अब देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा आंसर की में और जो करेक्ट आंसर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। भाई, लास्ट ईयर की जो ये आंसर की आई थी, रिवाइज्ड आंसर की में भी आंसर जो दिया था, उसमें संशोधन होने की आवश्यकता है। क्या बोल रहे हैं कि मानसिक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन सी मानसिक क्रियाएं सम्मिलित हैं, ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटल प्रोसेसेस आर इंक्लूडेड अंडर द मेंटल डेवलपमेंट। जो मानव विकास की क्रियाएं होती है ना, उसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। स्मृति इन्वॉल्व होती है, चिंतन होता है, या फिर अभिप्रेरणा होती है। तो देखो, यहाँ राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और ये जो बी है, यानी कि मेमोरी जो होती है, और साथ साथ में मेमोरी में क्या होती है हमारे पास, सोच होती है, थिंकिंग होती है।
चिंतन जिसको हम बोल रहे हैं। अभिप्रेरणा एक अलग चीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर रहेगा हमारे पास थर्ड के लिए ऑप्शन नंबर ए। ए में क्या चीज आ रही है भाई, 1 एंड 2 दोनों को इंक्लूड किया गया, मेमोरी को भी किया गया, थिंकिंग को भी किया गया। तो ये किसके अंतर्गत आता है, मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि मानसिक विकास जो होता है उसके अंतर्गत आपका मस्तिष्क भी आ जाता है। मस्तिष्क में क्या होती है, स्मृति होती है, और स्मृति से ही क्या आती है हमारे पास, थिंकिंग जो स्टोर होती है वो स्मृति में ही होती है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से मानव विकास के सिद्धांत से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज ट्रू इन रेफरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया भाई ह्यूमन डेवलपमेंट से, क्वेश्चन 2 भी था, फोर्थ भी आ गया। क्या पूछा गया, पहले पूछा गया था कौन सा करेक्ट नहीं है, अब पूछा गया कौन सा करेक्ट है। निरंतर विकास का सिद्धांत है ये, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत है, वांछानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत है, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। भाई देखो जो हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट है वो किस चीज़ का इंटरेक्शन होता है, किस चीज़ की अंतःक्रिया होती है, जो आनुवंशिकता होती है और जो जिस एनवायरनमेंट में बच्चा रहता है उसका एक कॉम्बिनेशन होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। विभिन्न गतिविधियों का सिद्धांत है, और निरंतर विकास प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट, ये लगातार बढ़ने वाली प्रोसेस होती है ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सीखने की प्रक्रिया के बाधक कारक कौन से हैं, फैक्टर्स दैट हिंडर्स लर्निंग प्रोसेस। ये आपको बताना है, तनाव, थकान या फिर रुचि, स्ट्रेस, फटीक या फिर इंटरेस्ट। तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर जो है आंसर शीट में ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इन लोगों ने। 5 का आंसर क्या दे रखा है, ए। ए में कौन कौन से ऑप्शन आ जाते हैं, ये बोल रहे हैं तनाव, साथ साथ थकान। अब आप खुद ही बताओ भाई, सीखने की प्रक्रिया जो लर्निंग प्रोसेस होता है, यानी कि जो मैं आपको अभी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें अगर आपके पास देखो क्या क्या कारक ऐसे हैं जो बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। पहला स्ट्रेस, अगर आप किसी तनाव में हैं तो जो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ शायद आप अच्छे से ना समझ पाएँ। दूसरा, अगर आप टायर्ड हैं, आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है स्टडी करने के लिए, तो वो भी एक सीखने में बाधा का कारण बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है रुचि। अब इन्होंने आंसर की में रुचि यानी कि इंटरेस्ट को इंक्लूड ही नहीं किया, जबकि इंक्लूड होना चाहिए। अगर आपकी रुचि नहीं है, आपको थकान नहीं है, आपको तनाव भी नहीं है, लेकिन अगर आपकी रुचि नहीं है तो आप सीख ही नहीं पाएंगे जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप वीडियो देखकर स्किप कर देंगे, यानी कि आपने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, या आप ठीक है फॉर्मेलिटी के लिए जस्ट आपने आके वॉच कर लिया लेकिन दिलचस्पी नहीं दिखाई, और दिलचस्पी नहीं दिखाई तो आपने लर्निंग नहीं करी, लर्निंग नहीं करी तो लर्निंग आउटकम्स नहीं आएंगे, यानी कि आपके रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, यानी कि आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सीखने की प्रक्रिया में जो बाधक कारक हैं वो तीनों के तीनों हैं, तो इसलिए मैं ऑप्शन बी के साथ जाऊंगा। बी 1, 2 एंड 3। आंसर की में जो आंसर आया था भाई वो ऑप्शन नंबर ए था, लेकिन यार इंटरेस्ट भी एक ऐसा कारक है जो सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गणित के प्रश्नों को हल करना या किसी के बारे में कल्पना करना किस प्रक्रिया का उदाहरण है। सॉल्विंग अ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम और इमेजिंग अबाउट समथिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन से प्रोसेस का एग्जाम्पल है, जैविक, सामाजिक, संज्ञानात्मक या फिर संवेगात्मक। अब बताओ भाई, गणित के प्रश्नों को अगर हम हल कर रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ हमारी लगेगी। तो देखो संज्ञान का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। मैथमेटिक कॉम्पिटिशन्स अगर हमें करनी है, संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव, और कॉग्निटिव किस चीज़ से इन्वॉल्व होता है, मेंटल प्रोसेस से, यानी कि जितनी भी हमारी क्रियाएं होती हैं पढ़ाई से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, गणना करने से रिलेटेड, वो कहाँ होती है, सब मस्तिष्क में होती हैं। सोचना समझना सारी चीज़ें, सारी क्रियाएं जो कहाँ पर होती हैं, मस्तिष्क में होती हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, संज्ञान बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 7, विकास की कौन सी अवस्था में व्यक्ति मूर्त अनुभव से परे चले जाते हैं और अमूर्त एवं अधिक तार्किक रूप से सोचने लगते हैं। इन विच स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट इंडिविजुअल मोर बियॉन्ड कॉन्क्रीट एक्सपेक्टेशन एंड थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट मोर लॉजिकली एंड वाई। तो ये देखो प्याजे का मैंने क्वेश्चन बोला था, प्याजे का क्वेश्चन आ चुका है। प्याजे की 4 स्टेजेस दी गई हैं, तो ये 4th स्टेज की बात कर रहा है जिसमें जो लोग होते हैं वो अमूर्त चिंतन करने लग जाते हैं। तो कौन सी स्टेज कहलाती है भाई, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। और ये सबसे लास्ट स्टेज है प्याजे की। 4 जो डेवलपमेंटल स्टेज हैं, सेंसरी मोटर स्टेज क्या होती है, जो बचपन में स्टार्ट हो जाती है, बर्थ से 2 साल तक की अवस्था। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज 8 साल तक की अवस्था। उसके बाद कॉन्क्रीट
12 साल की, और उसके बाद में जो बच्चा यंग यानी कि अडोल्ट सेंस में पहुंचता है तो उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, बच्चों के शिक्षण में पियाजे के सिद्धांत से संबंधित कौन से विचार प्रयुक्त किए गए हैं। पियाजे का दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इन सब टॉपिक्स को जो है ना मार्क डाउन कर लेना नोटबुक में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो बना रहा हूँ मैं, बहुत जल्दी आप लोगों के पास पहुंच जाएगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सृजनवादी उपागम का प्रयोग करना, बच्चे के ज्ञान तथा चिंतन के स्तर को ध्यान में रखना, सतत आकलन का प्रयोग करना, कक्षा में व्यवस्था कक्ष कक्षा कक्ष की व्यवस्था को अन्वेषण एवं खोज के रूप में बदलना। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमारे पास राइट आंसर क्या होना चाहिए भाई, ये आपको बताना है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज इन पियाजे थ्योरी कैन बी अप्लाइड इन टीचिंग स्टूडेंट्स, कि पियाजे की जो थ्योरी है उसमें हम कैसे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने में उसका यूज कर सकते हैं, इनमें से क्या चीज रहेगी। यूज ऑफ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, बिल्कुल सही है भाई। जो संरचनात्मक या सृजनवादी उपागम है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास चाइल्ड नॉलेज और उसके लेवल ऑफ थिंकिंग का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल सही है। कॉन्टिन्यूस असेसमेंट लेंगे भाई, सतत रूप से आकलन का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल सही है। कक्षा की व्यवस्था बनाए रखेंगे जिससे कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवरी अप्रोच को ले सके। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, बी आंसर यहाँ पर सही रहेगा, जिसमें चारों के चारों ऑप्शन है भाई। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने की इच्छा नहीं रखता है तो उससे किसी अच्छे परिणामों की आशा नहीं रख सकते हैं। यह कथन सीखने के किस सिद्धांत को दर्शाता है। प्रभाव का नियम, नवीनता का नियम, तत्परता का नियम या फिर अभ्यास का नियम। तो ये है भाई ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ रेडीनेस का, तत्परता का नियम। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भाई ये देख लेना, ये जो आपका 3 प्रकार के जो नियम होते हैं कि भाई लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये सारे नियम देख लेना, इंपॉर्टेंट है भाई पेडागोजी पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 10, किसी समस्या का समाधान करते समय यदि वह विद्यार्थी अचानक से उसी समस्या का हल ढूंढ लेता है तो इस प्रकार के अभिगम को आप क्या कहते हैं। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। आप परीक्षा में बैठे हो, परीक्षा में क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, ठीक है, आप उस क्वेश्चन को समझ रहे हो लेकिन स्ट्राइक नहीं हो रहा, सडनली आप क्या करते हो, अगले क्वेश्चन पर मूव कर जाते हो। अगले क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर आपको सडनली स्ट्राइक हो जाता है। तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं। अनुकरण द्वारा सीखना, अभ्यास द्वारा सीखना, या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, या फिर प्रयास व त्रुटि द्वारा सीखना। तो इसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, अंतर्दृष्टि या फिर लर्निंग बाय इनसाइट। सडनली जैसे आपका बल्ब जल जाता है ना, बत्ती जल जाती है दिमाग की जिससे बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लर्निंग बाय इनसाइट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 11 आता है, यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी विभिन्न उत्तरों की तुलना करता है और यह निर्णय लेता है कि कौन सा उत्तर सर्वश्रेष्ठ है, तो ये किस प्रकार का चिंतन कहलाता है। क्रिएटिव थिंकिंग है ये, या नवाचारी चिंतन है यानी कि इनोवेटिव थिंकिंग है, समालोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग है, या फिर कल्पनाशीलता है। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि समालोचनात्मक चिंतन इस प्रकार का होता है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है भाई, क्रिटिकल थिंकिंग में हम क्या सोचते हैं कि तुलना करते हैं कि किसी भी चीज़ पे एक डिसीजन मेकिंग जो बनाते हैं यानी कि निर्णय लेने की, जहाँ पर हम अपनी क्षमता को डेवलप करते हैं, सोच को डेवलप करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। और ये यहाँ पर पूछा गया है कि एक स्टूडेंट है वो बहुत सारे आंसर्स को कंपेयर करता है और जज करता है कि कौन सा बेस्ट आंसर है। तो आपने क्या किया, क्रिटिकली सोचा, उस पर गहनता से विचार किया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, यदि एक विद्यार्थी गाने की अच्छी धुन बना सकता है, ठीक है भाई, और वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अंत्य क्रिया भी करता है, ठीक है, दूसरों की सहायता भी करता है और उसका सामाजिक दायरा बहुत अच्छा है, तो वह किस प्रकार के बौद्धिक कौशल में अच्छा हो सकता है। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में समझो। पहले क्या बोल रहा है कि उसमें गाने की बहुत अच्छी समझ है, यानी कि उसका म्यूजिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, म्यूजिकल स्किल्स उसकी बहुत अच्छी हैं। पहली चीज, आपस में बात करना, घुलना मिलना बहुत पसंद है, यानी कि इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। इंटर में क्या होता है कि जब दो व्यक्तियों में, और इंट्रा मतलब जब सेल्फ में होता है, एक ही व्यक्ति के साथ जब अंत्यक्रियाएं होती हैं। तो कौन सा बौद्धिक कौशल यहाँ पर अच्छा है भाई, तो देखो नीचे के तो आप हटा दो, सी और डी ऑप्शन तो हटा दो। देखो सी तो बिल्कुल हटा दो, सी में म्यूजिकल है ही नहीं, तो ये बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, बोलने की बात नहीं आ रही है यहाँ पर, तो डी भी हटा दो। बात हो रही है यहाँ पर कि म्यूजिक ए में भी है, म्यूजिक बी में भी है। अब बात आती है इंट्रा पर्सनल और इंटरपर्सनल। इंट्रा का पर्सनल का मतलब क्या होता है, जब व्यक्ति आपस में ही अपने आप में ही सोचता है या मन में विचारता है, तो उसे बोलते हैं इंट्रा पर्सनल। और जब इंटरपर्सनल क्या होता है भाई, जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं या शेयरिंग करते हैं थॉट्स की,
थिंकिंग जो प्रोसेस होता है उसको थॉट्स के माध्यम से अपने अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो वो इंट्रापर्सनल कहलाती है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास राइट आंसर क्या हो गया 12 का बी हो गया भाई। बी यानी कि म्यूजिकल एंड इंट्रापर्सनल, बी इज द राइट आंसर। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही है? कौन सा ऐसा टेस्ट है भाई? इंटेलिजेंस से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा, आईक्यू वाले पोर्शन से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको नोट डाउन कर लेना। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस से आपके पास क्वेश्चन आएगा पेपर 2 के लिए। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए कौन सा करेक्ट है? तो देखो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम उसी आयु वर्ग पर ही करते हैं जिसके लिए वह बना होता है, यानी कि जो आईक्यू टेस्ट होता है वो एक पर्टिकुलर जिस भी एज ग्रुप के लिए बना होगा उसी एज ग्रुप पर हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों का बुद्धि परीक्षण बड़ों के साथ कर लिया, बड़े व्यक्तियों का बुद्धि परीक्षण छोटे व्यक्तियों के साथ में या छोटी आयु के बच्चों के साथ में कर लिया, तो ऐसा बिल्कुल गलत हो जाएगा। परीक्षण जो है एक निहित और एक डिफाइंड आयु के लोगों के लिए ही बना होता है और उसी आयु पे ही करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 14 पर मूव करते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया में कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, न कि शिक्षक को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई पूछा जा रहा है कि भाई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कौन सा ऐसा अधिगम करता है, क्या है कि टीचर एट द सेंटर ऑफ एजुकेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा भाई शिक्षार्थी केंद्रित उपागम, सृजनवादी या शिक्षक केंद्रित उपागम, या ए और बी दोनों। शिक्षा की प्रक्रिया में कौन सा उपागम, कौन सा लर्निंग पैरामीटर ऐसा है अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है न कि शिक्षक को? यानी कि चाइल्ड को हम क्या करते हैं, केंद्र में रख रहे हैं, बाल केंद्रित कर रहे हैं, ना ही कि टीचर केंद्रित। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थी केंद्रित उपागम, बी सृजनवादी उपागम यानी कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। कंस्ट्रक्टिव मतलब नया सिखाने की जो क्षमताएं विकास करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावादी जिसको बोला जाता है, या सृजनवादी जिसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शिक्षक केंद्रित उपागम को तो यहाँ पर हटा ही दो, सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि शिक्षक को केंद्र में नहीं रखना है, बच्चे को रखना है, तो लर्नर सेंटर अप्रोच और कंस्ट्रक्टिविटी अप्रोच। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, एक विद्यार्थी इसलिए सुंदर हस्तलेख लिखता है क्योंकि उसे शिक्षक उसकी नोटबुक में एक बड़ा सा स्टार देते हैं। यह किस चीज का उदाहरण है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, कि कोई भी एक विद्यार्थी है वो अच्छा अच्छा लिख रहा है, तो उसके अंदर क्या मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है कि शिक्षक उसको स्टार दे? तो ये कौन से प्रकार का मोटिवेशन हो गया? ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था मोटिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, बाह्य अभिप्रेरणा का एक स्रोत हो गया। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जिसको कहते हैं, बाहरी रूप से, कि बच्चे के मन में एक रिवॉर्ड लेने की एक जिज्ञासा है कि अगर मैं अच्छा लिखूंगा तो टीचर मुझे स्टार मार्क करेगा, यानी कि बहुत अच्छा उसको रिप्रेजेंट करेगा क्लास में। तो ये स्टार लेने के लिए जो जिज्ञासा है वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाती है, यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। तो यहाँ हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं भाई बाल विकास एवं पेडागोजी के। रिमेनिंग 15 क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट एंड प्रिसाइज कर रहा हूँ। तो अगर कोई भी कॉमेंट है तो आप, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना भाई, सब रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग जो है अभी पेपर 1 के लिए अभी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ में मैं आप लोगों के लिए मैराथन क्वेश्चन की सीरीज को प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक कॉमेंट जरूर लीव करें कि आपको समझ में आया, क्या आपको आगे पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास अभी 18 डेज हैं और इसमें हम काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।